आज़ादी के बाद जीएसटी को देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म माना जा रहा है। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो भारत सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। ये 1 जुलाई 2017 से संविधान के 101वें संशोधन द्वारा लागू हुआ। जीएसटी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये पूरे देश में समान उत्पादों के लिए एक समान कर प्रणाली लागू करता है। जीएसटी ने सभी केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष करों को बदलकर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस बिल पर राज्यसभा में वोटिंग के दौरान विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा और पक्ष में 203 सदस्यों ने मत दिया। Now, subject to correction, ayes 203, noes nil. Clause 18 as amended is adopted by a majority of total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. जीएसटी को साल 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में प्रस्तावित किया गया था और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसने जीएसटी मॉडल तैयार किया था, पर ये तब लागू नहीं हो पाया था। 18 बरस बाद 1 जुलाई 2017 को बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इसे सत्ता में आने के बाद लागू किया। In following that, we will fully comply with the Constitution and whatever are the precedents, and we have absolutely no intention of in any way bypassing the constitutional provisions as far as the requirements of those bills are concerned. जीएसटी का लक्ष्य केंद्रीय और राज्य करों का एकीकरण है। विभिन्न स्तरों पर मौजूद कर प्रणाली को खत्म कर पंजीकृत डीलरों के लिए सामग्री को सस्ता बनाना है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की संवाद के माध्यम से साख बनाना है। देखते हैं अब जीएसटी के कितने वर्ग हैं। इसका पहला वर्ग केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी सीजीएसटी है। ये एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ वस्तुओं और सेवाओं के लेनदेन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। राज्य माल और सेवा कर यानी एसजीएसटी, ये राज्य द्वारा राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के लेनदेन पर लगाया जाता है। एकीकृत माल या सेवा कर यानी आईजीएसटी, आईजीएसटी दो राज्यों के बीच होने वाले व्यावसायिक लेनदेन पर लगाया जाता है। इसे केंद्र सरकार द्वारा एकत्र कर बाद में संबंधित राज्य को दिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों का सामान और सेवा कर यानी यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी केंद्र शासित प्रदेशों में वस्तुओं और सेवाओं के लेनदेन पर लगाया जाता है, पर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी में एसजीएसटी है क्योंकि इनके पास अपनी विधायिका है। क्या आप जानते हैं कि सन 2018 में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत इस देश में रोड एक्सीडेंट्स में हुई थी। अगर हम इंटरनेशनल रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स को माने तो करीब 10% मौतें पूरी दुनिया में भारत में होती हैं, या कहीं 10% से थोड़ी ज़्यादा। इसकी 2 बुनियादी वजह हैं। पहली, लाइसेंस का बहुत आसानी से मिलना, और दूसरा, सुरक्षा नियमों का सड़कों पर पालन ना होना। सरकार के लिए एक संकेत था कि इस कानून में सुधार की ज़रूरत है, तो इसी के चलते मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया। तो ज़रूरत थी कुछ ऐसे कदमों की जिसका संदेश सड़क का इस्तेमाल करने वालों को सीधा पहुंचे। कठोर प्रावधानों वाले मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 से कुछ ऐसा लक्ष्य हासिल करने की कोशिश सरकार ने की है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 1988 में मोटर वाहन अधिनियम बना था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 जुलाई 2019 को लोकसभा में मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 पेश किया। और मैंने 5 साल सब कोशिश करने के बाद में भी ये बिल नहीं आ पाया,
आप जो कहेंगे मेरे साथ बैठिए, मैं आप जो कहेंगे उसको मान्य करने के लिए जो पब्लिक इंटरेस्ट में तैयार हूं, इसमें कोई हमारी राजनीति नहीं है, पर लोगों की जान बचाने के लिए इस बिल को आप स्वीकार करें, यही मेरा आपसे। वहीं राज्यसभा में ये बिल 31 जुलाई 2019 को हुई चर्चा के बाद 13 के मुकाबले 108 मतों से पारित किया गया। Result of the division on adoption of the motion subject to correction, ayes 108, noes 13. The motion is adopted and the bill as amended is passed. Message from Lok इस एक्ट ने मोटर वाहनों से संबंधित लाइसेंस और परमिट देने, नियमों और मानकों के उल्लंघन के लिए कड़े दंडों का प्रावधान किया है। आपको बता दें कि यह संशोधन 1988 में बने मोटर वाहन अधिनियम में किया गया है। अधिनियम में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के इरादे से बेहद कठोर प्रावधान रखे गए हैं। इसके प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं। संसद की स्थायी समिति ने इन सिफारिशों की जांच की और फिर इन्हें अधिनियम में शामिल किया गया। इस अधिनियम में केंद्र सरकार को मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाने को कहा गया है, जो भारत में सड़क का उपयोग करने वालों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा। मोटर वाहन अधिनियम की कुछ खास बातें। केंद्र सरकार गोल्डन आवर के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का कैशलेस उपचार करने की एक योजना विकसित करेगी। गोल्डन आवर घातक चोट लगने के बाद की 1 घंटे की समयावधि होती है, जब तत्काल मेडिकल उपचार से जान बचाई जा सकती है। केंद्र सरकार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत मुआवजे का दावा करने वालों को अंतरिम राहत देने के लिए एक योजना भी बना सकती है। अधिनियम में हिट एंड रन के मामलों में न्यूनतम मुआवजे को बढ़ा दिया गया है। मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक का मुआवजा किया गया है, जबकि गंभीर चोट की स्थिति में 12,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपए तक का मुआवजा किया गया है। ये अधिनियम केंद्र सरकार को ऐसे मोटर वाहनों को रिकॉल करने का आदेश देने की अनुमति देता है जिसमें कोई ऐसी खराबी हो जो कि पर्यावरण, ड्राइवर या सड़क का प्रयोग करने वालों को नुकसान पहुंचा सकती हो। ऐसी स्थिति में मैन्युफैक्चरर को खरीदार को वाहन की पूरी कीमत लौटानी होगी और खराब वाहन को दूसरे बेहतर वाहन से बदलना होगा। इसके अलावा अधिनियम में एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए बनाएगी। ये बोर्ड सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के सभी पहलुओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देगा। और हाँ, ये अधिनियम उन लोगों के लिए चेतावनी बनकर आया है जो सड़क पर नियम कानून का अक्सर उल्लंघन करते हैं। ताज़ा प्रावधानों में विभिन्न अपराधों के लिए दंड को कई गुना बढ़ा दिया गया है, जैसे शराब या ड्रग्स के नशे में वाहन चलाने पर अधिकतम दंड 2,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। अगर मोटर वाहन मैन्युफैक्चरर मोटर वाहनों के निर्माण या रखरखाव के मानदंडों को नहीं मानते हैं तो अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक का दंड या 1 वर्ष का कारावास या दोनों दिए जा सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर सड़क के डिजाइन के मानदंडों को नहीं मानता है तो उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और हाँ, ये अधिनियम केंद्र सरकार को जुर्माने को हर बरस 10% तक बढ़ाने का अधिकार देता है। माना जाता है कि मुद्दतों से होते आए जातिगत भेदभाव ने भी हमारे देश में गरीबी और पिछड़ेपन को बढ़ावा दिया है। फिर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की। आपकी जानकारी के लिए आर्टिकल 15 और 16 में भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात की गई है। पर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता और मौजूदा व्यवस्था के तहत एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है। पर तब सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से इनकार कर दिया था
पर जिस किसी राज्य में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की कोशिश भी हुई तो उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। पर समय समय पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की मांग बुलंद होती रही है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान का और संशोधन करने वाले लोकसभा द्वारा यथापारित संविधान संशोधन विधेयक 2019 को पारित किया जाए। और फिर साल 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण के संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई। जो आधार बनते हैं रिजर्वेशन के लिए वो इसलिए बनते हैं कि कोई भी वर्ग या कोई भी समाज का एक हिस्सा जो सारे देश के जो बेनिफिट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट्स हैं, जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं या सोशल बेनिफिट्स हैं, उसके आधार के ऊपर बनता है। आर्थिक आधार पर अभी तक नहीं बने थे और वो जो आर्थिक रूप से सीमित थे उनको ये सब बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे। द ओनली वे टू डू इट वॉज थ्रू दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो इसलिए 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो इसलिए बनाई गई थी कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो 10% कोटा है उनके लिए होगा, सेंट्रली रन इंस्टीट्यूशंस के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जॉब्स के लिए। संविधान के 103वें संशोधन को 12 जनवरी 2019 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। इसके तहत केंद्र सरकार, सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके लाभार्थी उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं। इनके लिए 10% आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अलावा किया गया है। आपको बता दें कि आर्टिकल 46 कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की बात करता है और संसद ने 9 जनवरी को इस विधेयक को मंजूरी दी थी और 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये 14 जनवरी से लागू हो गया। इसके लिए आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन भी किया गया और एक नया प्रोविजन भी जोड़ा गया जो राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। सारे सदन ने चिंता की है। इस ऐतिहासिक संशोधन विधेयक को राज्यसभा में करीब 10 घंटे तक चली बैठक के बाद 7 के मुकाबले 165 मतों से मंजूरी मिली थी। Subject to correction, ayes 165, noes 7. The motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. The bill is passed by the required majority. तो जनाब 103वें संशोधन के जरिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक को आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत से पास किया गया और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसकी कुछ अनिवार्य शर्तें भी हैं, जैसे सालाना आय 8 लाख रुपए या उससे कम होना, 5 एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि होना, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 100 गज या उससे कम का मकान होना, गैर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 200 गज या उससे कम का मकान होना। और अब बात एक ऐसे कानून की जिसे हम और आप ट्रिपल तलाक कानून के नाम से जानते हैं। तलाक की प्रथा मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई है जिसके तहत शौहर अपनी पत्नियों से अलग होते हैं। पर यह समस्या तब बनी जब शौहरों ने एक ही बार 3 बार तलाक कह के अपनी पत्नियों को अपने से दूर कर दिया। मुद्दतों से पसरी ये समस्या मुस्लिम महिलाओं के लिए नासूर बन चुकी थी। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। कल जाके गलती से आपके परिवार में, एक खुशहाल परिवार में, उस बेटी को व्हाट्सएप पे तलाक 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 बोल दिया आपकी बहू बेटी को, तो आपको मुबारकबाद देंगे या आपके लिए हम दुख पैदा करेंगे? आखिरकार इसके खिलाफ लगातार बढ़ते विरोध की गूंज संसद तक पहुंची, जिसने फिर इस कुप्रथा को खत्म करने का मन बनाया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की आवश्यकता नहीं है, ये संसद खुद अपने आप में सक्षम है। मुस्लिम महिलाएं विधेयक 2019 इसी संकल्प का नतीजा था, जिसने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया। इससे पहले 3 तलाक से पीड़ित 5 मुस्लिम महिलाओं ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय स्पेशल बेंच का गठन किया गया था।
कोर्ट में केंद्र सरकार ने जेंडर इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म के आधार पर 3 तलाक का विरोध किया था। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक, कुरान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का भी उल्लंघन बताया था। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से इस संबंध में कानून बनाने के लिए कहा था। फिर सरकार ने मुस्लिम महिला विधेयक 2017 बनाया। 28 दिसंबर 2017 को यह बिल लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल में मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक तलाक को अमान्य करार दिया गया। ऐसा करने वाले पति के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान तय किया गया। यह बिल लोकसभा में तो पारित हुआ, पर राज्यसभा में पास नहीं हो सका। पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हालात वैसे ही बने रहे। फिर सरकार एक अध्यादेश लाई, जिसे 19 सितंबर 2018 में राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। सरकार ने फिर इसे एक बिल की सूरत में 17 दिसंबर 2018 को लोकसभा में पेश किया। ये पास भी हुआ, पर विपक्ष ने राज्यसभा में इसे फिर पास नहीं होने दिया और बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग हुई। दूसरी ओर जनवरी 2019 में पहले अध्यादेश की अवधि पूरी होने के कारण सरकार ने एक बार फिर 3 फरवरी 2019 को अध्यादेश जारी कर 3 तलाक को अपराध घोषित किया। दूसरी ओर 16वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के चलते पुराना बिल लैप्स हो गया। साल 2019 में फिर सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार 17वीं लोकसभा में ये बिल लाई। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। 25 जुलाई 2019 को लोकसभा से इसे पास करा लिया गया। रिजल्ट ऑफ द डिवीजन, जिसके बाद राज्यसभा में 84 के बदले 99 वोटों की मदद से सरकार ने आखिरकार तीसरी कोशिश में इसे पास करवा ही लिया। the motion that the bill be passed is adopted. इस बिल के अधिनियम बनने के तहत अपराध संज्ञेय तब माना जाएगा जब अपराध से संबंधित सूचना विवाहित महिला या उससे रक्त या वैवाहिक संबंध से जुड़े किसी व्यक्ति ने दी हो। मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला की सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत दे सकता है, बशर्ते जमानत देने के पर्याप्त आधार हो। तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति से अपने और खुद पर निर्भर बच्चों के लिए गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। भत्ते की राशि मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जाएगी। जिस मुस्लिम महिला को इस प्रकार तलाक दिया गया है, वो अपने नाबालिग बच्चों की कस्टडी हासिल करने के लिए अधिकृत है। कस्टडी का निर्धारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। यह कानून ट्रिपल तलाक को संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल बनाता है। इसका अर्थ यह है कि पुलिस बिना वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और जिसके चलते 3 साल की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। आजादी के बाद आर्टिकल 370 अकेला ऐसा अपवाद रहा जिसके चलते एक राज्य विशेष यानी जम्मू और कश्मीर भारत से जुड़ा रहा। हालांकि एक टेम्पररी प्रोविजन था जिसको बरसों पहले खत्म हो जाना चाहिए था, पर जिसके चलते जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को लगातार समर्थन मिलता रहा और यह राज्य उसका शिकार रहा। फिर एक दिन इतिहास ने करवट बदली। 5 अगस्त 2019 को इस आर्टिकल का हमारे संविधान से वजूद मिट गया। Honorable Minister, Home Minister will reply. सभापति महोदय, इसे अंजाम दिया जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पेश करके। मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं, तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। विधेयक में इस राज्य को जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित करने का प्रावधान था। आज
ट्रेजरी बेंच के और विपक्ष के दोनों सदस्यों को कहना चाहता हूं कि अलग अलग रास्तों से धारा 370 के साथ कश्मीर के अंदर सामान्य स्थिति लाने का प्रयास सबने अपने अपने तरीके से मन से करा है। मैं कोई ऐसा नहीं कहता कि किसी ने मन के बगैर किया, आधा अधूरा करा है, सबने मन से करा है, मगर कश्मीर के अंदर सामान्य स्थिति नहीं हुई है, ये वास्तविकता को हमें स्वीकारना पड़ेगा। आज मैं ये जो दो संकल्प और विधेयक लेकर आया हूं, मुझे लगता है कि कश्मीर की समस्या के समाधान का रास्ता यहीं से होकर निकलेगा। माननीय धारा 370 केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में जम्मू और कश्मीर के संबंध में 2 विधेयक और 2 प्रस्ताव पेश किए थे। इसके तहत संविधान आदेश 2019 भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 से जुड़े 1954 के आदेश में तब्दीली के लिए जारी किया गया। अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 को निरस्त करने का प्रस्ताव। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019, जम्मू और कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक 2019, जिसे पुनर्गठन के बाद राज्य में लागू किया जाना था। 5 ही अगस्त को यह बिल राज्यसभा में और 6 अगस्त को लोकसभा में पास हो गया। सभापति महोदय, मैं इस बिल को पारित करने का प्रस्ताव करता हूं। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए 31 अक्टूबर 2019 का दिन चुना गया। आपको बता दें कि इसी दिन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। फिलहाल भारतीय संविधान के सभी प्रावधान नई व्यवस्था के तहत जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में लागू हो चुके हैं। क्या थे बिल के प्रावधान? बिल के तहत विधानसभा के साथ जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और विधानसभा के बिना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कारगिल और लेह जिले होंगे। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा राज्य के शेष प्रदेश। राष्ट्रपति दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करेंगे। बिल जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित राज्य के लिए एक विधानसभा का प्रावधान करता है, जिसमें कुल 107 सीटें होंगी। इनमें जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तानी कब्जे वाले कुछ क्षेत्रों की 24 सीटें रिक्त रहेंगी। विधानसभा की अवधि 5 बरस होगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को 6 महीने में कम से कम एक बार विधानसभा की बैठक बुलानी होगी। उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का साझा उच्च न्यायालय होगा। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में एक एडवोकेट जनरल भी होगा। जम्मू और कश्मीर राज्य की विधान परिषद समाप्त हो जाएगी और उसके भंग होने के साथ साथ सभी लंबित बिल लैप्स हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के मुताबिक धारा 370 के चलते जम्मू और कश्मीर राज्य में सिखों, बौद्धों सहित अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव होता रहा है और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद ने पिछले 70 वर्षों में 41,500 से अधिक मानव बलियां ली हैं। तो आखिरकार संसद के नेतृत्व में भारत सरकार ने दुनिया को साफ संदेश भेज ही दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग था, है और रहेगा और भारत को अपनी अखंडता के बारे में कोई भी निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। तो धारा 370 को हटाना यकीनन एक ऐतिहासिक लम्हा रहा है। इसको हटाने के साथ पाकिस्तान को भी भारत सरकार ने कड़ा संदेश भेजा है कि बस तुम्हारा आतंकवाद अब खात्मे की ओर बढ़ चला है।